साल 1877 ब्रिटिश भारत के मद्रास प्रेसिडेंसी की सड़कें, खेत और गलियां लाशों से भर चुकी थी। एक ऐसा खौफनाक अकाल जिसने करीब 2 करोड़ लोगों को हमेशा के लिए सुला दिया। लेकिन हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? उसी साल चीन में 3 करोड़ लोग मारे गए, ब्राजील में 2 लाख मौतें हुई और अफ्रीका के कई देश भुखमरी की चपेट में आ गए। सोचने वाली बात है कि दुनिया के अलग अलग कोनों में करोड़ों लोगों की सामूहिक तबाही के पीछे न कोई जंग थी, न कोई महामारी और न ही कोई भूकंप। इसके पीछे था प्रशांत महासागर की गहराइयों में छुपा आग का एक ऐसा अदृश्य गोला जिसे पेरू के मछुआरों ने नाम दिया था एल निनो। और आग का यही खौफनाक गोला आज पूरे 140 साल बाद यानी इसी साल 2026 में ठीक हमारे सामने वापस लौट आया है। यूरोप के सबसे बड़े मौसम विभाग ECMWF ने चेतावनी दी है कि इंसानी इतिहास की सबसे खतरनाक और जानलेवा गर्मी हमारा दरवाजा खटखटा रही है। लेकिन रुकिए, इस बार का संकट सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, इसके पीछे छुपा है एक ऐसा खतरनाक और खौफनाक गणित जिसे समझने में बड़े बड़े वैज्ञानिक भी भूल कर रहे हैं। और आमतौर पर जब एल निनो आता है तो तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, लेकिन आज क्लाइमेट चेंज के कारण धरती का बेसलाइन तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है। अब जरा इस गणित के खौफ को समझिए। पहले का 1.4 डिग्री और इस साल का 1.5 डिग्री मिलकर दोनों हो जाते हैं 2.9 डिग्री का जानलेवा विस्फोट। इंसानी इतिहास में आज तक का तापमान इतना बड़ा उछाल कभी नहीं देखा गया। यह एक ऐसी जलती हुई आफत है जो दिन की लू के बाद रातों को भी आपके शहरों और जलती हुई भट्टी बना देगा, जहां इंसान का शरीर खुद को ठंडा ही नहीं कर पाएगा। आखिर 2.9 डिग्री सेंटीग्रेड का यह खतरनाक गणित कैसे आपके घर के बजट से लेकर आपकी जान तक को दांव पर लगाने वाला है, और क्यों हमारा भ्रष्ट सिस्टम इस तबाही को आपसे छुपा रहा है? आइए जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर। दोस्तों, अभी मई का महीना चल रहा है और आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि देश के कई हिस्सों में तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। अभी हाल ही में सोशल मीडिया पर बेंगलुरु का एक वीडियो वायरल हुआ था जहां धूप में रखे बच्चों के वैक्स क्रेयॉन्स मोम की तरह पिघलकर बहने लगे। अब जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, जब कड़क मोम का यह हाल है तो हमारे और आपके शरीर के अंदरूनी अंगों का क्या हो रहा होगा? जब देश में इतनी बड़ी आफत मंडरा रही हो तब हमारा टीवी मीडिया अक्सर इस जरूरी मुद्दे को छुपाकर फालतू की बहसों में उलझाता रहता है, और इसीलिए इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही गहरी और फैक्ट बेस्ड खोजी रिपोर्ट्स लेकर आते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की सच्ची और ग्राउंड रिसर्च वाली पत्रकारिता को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अभी इस जनता बोल चैनल को सब्सक्राइब, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की मार्च 2026 की जो बिल्कुल ताजा रिपोर्ट आई है वो कहती है कि इस भीषण गर्मी के कारण भारत के उत्तर पश्चिम और मध्य भागों में हर 1 लाख की आबादी पर 24 से 26 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मृत्यु दर भारत में टीबी और डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारियों के बराबर है। लेकिन इस गर्मी का एक ऐसा खौफनाक सच भी है जिसे हमारा टीवी मीडिया अक्सर आपके सामने आने ही नहीं देता। हम और आप हमेशा यही सोचते हैं कि लू सिर्फ दिन में मारती है, धूप से बचना है, लेकिन हकीकत क्या है कि असली कातिल रात की गर्मी है। जब दिन भर की भयंकर धूप के बाद रात में भी हमारा शरीर ठंडा नहीं हो पाता तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अगर हम 2024 के आंकड़ों को ही देख लें तो दिल्ली में दिन का तापमान सिर्फ 1.8 डिग्री बढ़ा, लेकिन रात का तापमान 4.4 डिग्री बढ़ गया था। वैज्ञानिक इसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट कहते हैं, जहां हमारे शहरों का कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात को उसे धीरे धीरे उगलना शुरू करता है। यही समस्या कभी यूरोप के देशों में भी थी, लेकिन आज स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में कूल रूम्स और ग्रीन कॉरिडोर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी छतों पर विशेष सफेद कोटिंग और शहरों के बीचों बीच घने मिनी जंगल जो रात के तापमान को 3 से 4 डिग्री तक कम कर देते हैं। लेकिन हमारे देश के मास्टर प्लान में यह विजन पूरी तरह गायब है। अब जब हमारे शहर रात में भी ठंडे नहीं हो पा रहे हैं तो इसका सीधा और सबसे बड़ा असर हमारे देश की रीढ़ यानी खेती और हमारे जेब के बजट पर पड़ने जा रहा है। लेकिन इस खतरे को समझने से पहले हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आखिर प्रशांत महासागर में उठने वाली यह आफत भारत तक पहुंचती कैसे है।
सरल भाषा में कहें तो सामान्य दिनों में प्रशांत महासागर की ठंडी हवाएं और समुद्री धाराएं भारत की तरफ मानसून को धकेलती है, लेकिन एल नीनो के दौरान पेरू के पास का समुद्र अचानक बहुत गर्म हो जाता है। इस गर्मी की वजह से हवाओं का पूरा रुख ही बदल जाता है और नतीजा यह होता है कि भारत की तरफ आने वाला मानसून रास्ते में ही दम तोड़ देता है। यही कारण है कि IMD के मुताबिक इस साल हमारा मानसून सामान्य से कम यानी कि सिर्फ 92% रहेगा। अब आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क बहुत पड़ता है दोस्तों, क्योंकि भारत की 51% 51% खेती आज भी पूरी तरह से इसी मानसून पर टिकी है। जब पानी की कमी होगी तो फसलें खेतों में ही सूखने लगेंगी और जब खेतों में अनाज, सब्जियों और फलों का उत्पादन गिरेगा तो इसका सीधा असर आपके और हमारे किचन पर पड़ेगा। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि इस साल फूड इन्फ्लेशन यानी खाद्य महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। यानी एक तरफ पश्चिम एशिया के तनाव की वजह से बाजार गर्म और दूसरी तरफ इस खराब मानसून की मार, ये दोनों मिलकर हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल यह उठता है कि इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार कौन है? हम सब बहुत आसानी से कह देते हैं कि ये तो प्रकृति का गुस्सा है, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि असली विलेन प्रकृति नहीं बल्कि हमारा सिस्टम और वो कॉर्पोरेट सिंडिकेट है जो विकास के नाम पर विनाश का धंधा धड़ल्ले से चला रहा है। आप भी जानते हैं कि इस भयंकर गर्मी का एकमात्र परमानेंट इलाज सिर्फ और सिर्फ पेड़ है, लेकिन हमारे देश में क्या खेल चल रहा है? सिर्फ पिछले साल 18,200 हेक्टेयर के पुराने और घने जंगल काट दिए गए। मुंबई में मैंग्रोव उजाड़े जा रहे हैं। दिल्ली का रिज फॉरेस्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ताक पर रखकर साफ किया जा रहा है और गढ़चिरौली में तो एक माइनिंग प्लॉट के लिए 1.23 लाख पेड़ एक झटके में काट दिए गए। छत्तीसगढ़ के हसदेव के जंगलों की कहानी आपने सुनी ही होगी, जहां आदिवासियों की मर्जी के बिना ग्राम सभा पर दबाव बनाकर दस्तखत लिए गए और पूरा जंगल साफ कर दिया गया। जब हम सवाल उठाते हैं तो सरकार कहती है कि हम एक पेड़ के बदले 10 पौधे लगाते हैं, लेकिन IIT बॉम्बे की स्टडी का कड़वा सच सुनिए। 2015 से 2019 के बीच हर 1 स्क्वायर किलोमीटर के नए पौधे के बदले 18 स्क्वायर किलोमीटर के पुराने और घने पेड़ काटे गए और जो नए पौधे कागजों पर लगाए भी जाते हैं उसमें से 90% देख रेख के बिना पहले ही साल मर जाते हैं। और दोस्तों, कॉर्पोरेट की इसी चालाकी को आज की आधुनिक भाषा में ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। बड़ी बड़ी अरबपति कंपनियां विकास के नाम पर हमारे फेफड़े यानी घने जंगलों को बेरहमी से काट देती हैं और फिर समाज के सामने अपनी सस्टेनेबिलिटी इमेज चमकाने के लिए कागजों पर दिखा देती हैं कि उन्होंने कहीं दूर बंजर जमीन पर छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं। इस दिखावे से उन्हें कार्बन क्रेडिट मिल जाता है और उसकी तिजोरियां भरती रहती हैं, लेकिन हकीकत में ग्राउंड पर जो पौधे पहले ही साल दम तोड़ देते हैं। पर इस कहानी का सबसे शर्मनाक हिस्सा अभी बाकी है। भारत के जो 38 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, हमारे रिक्शा वाले, रेडी वाले, दिहाड़ी मजदूर जो बिना एसी के इस आग में दिन रात झुलसते हैं, उनकी कमाई गर्मी 1 डिग्री बढ़ने से 14% तक और हीट वेव के दौरान 40% तक गिर जाती है, क्योंकि उसका कमाया हुआ छोटा सा हिस्सा दवा, बर्फ और पानी के इंतजाम में ही चला जाता है। यहां तक कि 2024 के चुनावों में ड्यूटी करते हुए हमारे 33 पोलिंग अफसरों की मौत हीट स्ट्रोक से हो गई, लेकिन हमारी सरकार इस मौतों को गिनना ही नहीं चाहती। अस्पताल में डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट पर कार्डियक अरेस्ट या ऑर्गन फेलियर लिख देते हैं, लेकिन गर्मी का नाम वहां से गायब कर दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ऐसा क्यों करती है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। अगर सरकार ने हीट वेव को अधिसूचित आपदा यानी कि नोटिफाइड डिजास्टर घोषित कर दिया तो उसे हर मरने वाले के परिवार को नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड से 4 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। और यही वजह है कि 25 जुलाई 2024 को सरकार ने संसद में साफ साफ कर दिया कि उसका हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का कोई इरादा नहीं है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो जनता की जान से ज्यादा कीमती सरकार के लिए वो पैसा है। अब तक की कहानी सुनकर आपको लग रहा होगा कि समस्या बहुत डरावनी है और सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन क्या हम हाथ पर हाथ धरे हार मान लेंगे? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। अगर दुनिया के दूसरे देश अपनी व्यवस्थाएं बदल सकते हैं तो हम क्यों नहीं बदल सकते? अगर हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुधारों की बात करें तो हमें चीन की तरह मिलिट्री लेवल की मुस्तैदी दिखानी होगी। भारत को अपनी खेती और पानी के लिए तुरंत आपातकाल घोषित करना होगा। हमारे किसानों को सूखा प्रतिरोधी फसलों की तरफ से ले जाना होगा और जिला स्तर पर बुआई का समय मौसम के फोरकास्ट के हिसाब से तय करना होगा। इसके साथ ही सरकार को अपनी नीयत साफ करके हीट वेव को तुरंत राष्ट्रीय आपदा घोषित करना होगा ताकि हमारे गरीब मजदूरों को एक कानूनी और आर्थिक सुरक्षा मिल सके। लेकिन रुकिए, सब कुछ सरकार या सिस्टम पर छोड़ने से पहले हमें इस संकट के उस कड़वे सच को भी समझना होगा जो हमारे अपने घरों के कंफर्ट जोन से जुड़ा है।
वैज्ञानिक भाषा में इसे थर्मोडायनेमिक्स का नियम कहते हैं। जब हम अपने कमरों में ठंडा रखने के लिए अंधाधुंध 16 या 18 डिग्री पर एसी चलाते हैं तो वो एसी कमरे की गर्मी को नष्ट नहीं करता बल्कि उसे खींचकर बाहर सड़क पर फेंक देता है। आईआईटी दिल्ली की एक स्टडी के मुताबिक एक घने शहरी इलाके में रात के वक्त चलते हुए एसी वहां के बाहरी तापमान को 1.5 डिग्री तक बढ़ा देता है। यानी हमारा कमरा तो ठंडा हो जाता है लेकिन हमारे ही एसी के आउटर से निकलने वाली वो भयंकर गर्म हवा हमारे पड़ोस और सड़क पर खड़े उस गरीब मजदूर का दम घोंटती है जिसके पास एसी खरीदने की हैसियत नहीं है। इस एसी वाली कहानी का एक और डरावना आर्थिक पहलू है। जब मई और जून की इस भयंकर तपती गर्मी में पूरा शहर एक साथ अपने घरों के एसी चालू करता है तो देश के पावर ग्रिड पर अचानक बिजली का लोड कई गुना बढ़ जाता है। साल 2026 की इस ऐतिहासिक गर्मी में ग्रिड पर अत्यधिक लोड के कारण ब्लैकआउट या ग्रिड फेलियर का खतरा सबसे ज्यादा है। अब जरा सोचिए, बाहर 45 डिग्री की आग बरस रही होगी और उसी समय भारी लोड के कारण ग्रिड क्रैश हो जाएगा। यानी न पंखा चलेगा, न एसी और न ही पानी का मोटर। इस बिजली के लिए जिस सेंट्रलाइज्ड सिस्टम पर पूरी तरह गुलाम बन चुके हैं वो इस गर्मी में कभी भी ढल सकता है। इसीलिए व्यक्तिगत और स्थानीय स्तर पर हमारे पास क्या रास्ते हैं? समाधान सिर्फ एक पौधे लगाना नहीं है बल्कि जो पुराने पेड़ बचे हैं उन्हें लीगल टूल से बचाना है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र के नासिक शहर के पर्यावरणविदों ने दिखाया है। जब वहां विकास के नाम पर सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को काटने का आदेश आया तो कार्यकर्ताओं ने केवल धरना नहीं दिया बल्कि द महाराष्ट्र प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट के तहत ट्री अथॉरिटी को सीधे आरटीआई और लीगल नोटिस भेजे। उन्होंने डेटा के साथ साबित किया कि एक 50 साल पुराना पेड़ जितनी ऑक्सीजन देता है और माइक्रो क्लाइमेट को ठंडा रखता है उसे बराबर करने के लिए 100 नए पौधे लगाने पड़ेंगे जो हकीकत से बचेंगे ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट को उस पेड़ों की कटाई पर रोक लगानी पड़ी। यह कानूनी तरीका हमें हर शहरों में अपनाना होगा। दूसरा तरीका है खुद को इस सरकारी बिजली ग्रिड की गुलामी से आजादी करना, क्योंकि हमारा 70% पावर ग्रिड कोयले से चलता है जो इस गर्मी को और बढ़ा देता है। अपनी छतों पर, बालकनी पर सोलर पैनल लगाइए। सीरिया जैसे देशों से तबाह देश आज बिजली संकट से निपटने के लिए घर घर में सोलर रिवॉल्यूशन ला चुका है। और आखिरी बात जो सीधे आपकी और हमारी जैविक सेहत से जुड़ी है, मौसम विज्ञान में एक टर्म होता है बल्ब तापमान। यह हवा में गर्मी और नमी का वो खतरनाक कॉम्बिनेशन है जिसके बाद इंसान का पसीना सूखना बंद हो जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर वेट बल्ब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाए तो चाहे आप कितनी भी स्वस्थ हों, छांव में बैठे हों या लगातार पानी पी रहे हों, आपका शरीर खुद को पसीने के जरिए ठंडा नहीं कर पाएगा और मात्र 6 घंटे के भीतर ऑर्गन फेलियर से इंसान की मौत तक हो सकती है। आज भारत के कई मैदानी इलाके इसी थ्रेशोल्ड के करीब पहुंच चुके हैं। इसीलिए दोपहर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना और शरीर के कोर तापमान को बनाए रखना कोई सामान्य डॉक्टरी सलाह नहीं बल्कि अपनी जिंदगी और मौत का सीधा फैसला है। दोस्तों बस एक बात याद रखिएगा, यह सुपर एल निनो कोई आखिरी संकट नहीं है। यह हर 3-4 साल बाद फिर लौट कर आएगा और हर बार तापमान का एक नया और भी ज्यादा गर्म रिकॉर्ड लेकर आएगा। इस पूरे संकट का सबसे दर्दनाक सच जानते हैं क्या है? साल 2026 में यानी आज जो बच्चे इस दुनिया में पैदा हो रहे हैं वे हमारे बचपन की वो खूबसूरत और ठंडी गर्मियां कभी देख नहीं पाएंगे जहां तापमान 30 या 35 डिग्री होता था। उसके लिए बचपन की गर्मी का मतलब ही होगा 45 डिग्री की जलती हुई भट्ठी। आपको क्या लगता है, क्या हमारी सरकार को राजनीति छोड़कर हीट वेव को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको यह रिपोर्ट जरूरी लगी तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और जनता बोल चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।